रात के सन्नाटे में मेरे जेठ जी के कमरे से चीखें आ रही थी। मेरी जेठानी जी तो कई साल पहले गुजर चुकी थी। जेठ जी का राज कोई नहीं जानता था। उस रात मैं चुपके से उनके कमरे में गई। फिर जो जेठ जी ने किया उसे देखकर मेरी रूह कांप उठे। जब मैंने पहली बार वह दिल दहला देने वाली चीखें सुनी, मैं पूरी तरह सहम गई थी। गहरी नींद से चौंककर मैं बिस्तर पर उठ बैठी। चीखने चिल्लाने की आवाजें पूरी हवेली में गूंज रही थीं। चारों तरफ सन्नाटा था और मेरे कमरे में घुप अंधेरा छाया हुआ था। मैंने टटोलते हुए साइड टेबल का लैंप जलाया और घड़ी देखी। रात के 1 बज रहे थे। चीखों की आवाजें अब भी हवेली में गूंज रही थीं। मैं हैरान थी कि मेरे बगल में सो रहे मेरे पति श्याम इतने शोर में भी गहरी नींद में कैसे थे। कल ही मैं श्याम की दुल्हन बनकर इस हवेली में आई थी। हमारी शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। मैं एक बहुत अमीर खानदान की बहू बनी थी और मैं भी कम रईस खानदान से नहीं थी। मेरे ससुराल में सास ससुर का देहांत हो चुका था और मेरे जेठ जी बहुत ही देखभाल करने वाले और नेक इंसान थे। मैं उनके स्वभाव को अच्छी तरह जानती थी। पंकज से मेरी प्रेम विवाह हुआ था। हमने एक दूसरे को खुद चुना था और फिर फोन पर हमारी बातें शुरू हुई थीं। चूंकि हम दोनों ही अमीर खानदानों से थे, इसलिए इस रिश्ते पर किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। यह मेरी शादी की पहली रात थी और इसी रात मुझे हवेली में ये चीखें सुनाई दी थीं। यह किसी लड़की की आवाज थी जो मदद के लिए चीख रही थी। पहले मैंने सोचा कि बाहर जाकर देखूं कि यह आवाज किसकी है, कौन है जो इस वक्त इतनी जोर से चिल्ला रहा है। लेकिन मैं एक दिन की दुल्हन थी, भला कैसे यूं ही मुंह उठाकर कमरे से बाहर जा सकती थी। करीब आधे घंटे तक यह आवाज गूंजती रही। फिर अचानक सब शांत हो गया। मुझे श्याम की गहरी नींद देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था। इतने शोर में वह कैसे सो सकता था। चीखें बंद होने के बाद ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही न हो। मैं दोबारा लेट गई, लेकिन अब मेरी नींद उड़ चुकी थी। मेरा दिमाग बार बार उस चिल्लाने वाली लड़की की ओर जा रहा था। वह कौन थी? वह ऐसी चीखें क्यों मार रही थी? और सबसे बड़ी बात, उसकी आवाज सुनकर भी हवेली में कोई हलचल क्यों नहीं हुई? कम से कम किसी को तो जागना चाहिए था। फिर मुझे डर सा महसूस होने लगा। यह हवेली जंगल के बीच बनी थी और आसपास कोई बस्ती नहीं थी। नजदीकी गांव 3-4 मील दूर था। मैं कुछ दिनों के लिए गांव आई थी क्योंकि शादी से पहले मेरी यही बात तय हुई थी कि मुझे शहर में ही रहना है। शहर में भी इन लोगों का बंगला बहुत खूबसूरत था और गांव की यह हवेली तो इतनी विशाल थी कि न जाने कितने कमरे थे। हवेली का बगीचा इतना बड़ा था कि मुझे लगा जैसे मैं किसी महल में चली आई हूँ। जैसे ही मैंने हवेली में कदम रखा, इसकी भव्यता और अमीरी देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मेरा कमरा फूलों और मोमबत्तियों से सजा था और मैं जितना अपने आप पर गर्व करती उतना ही कम लगता। हम दोनों को देखकर लोग कहते थे कि हमारी जोड़ी कितनी सुंदर है। लेकिन उस रात मैंने जो सुना उसने मेरे दिमाग को झकझोर दिया। न जाने कब सोचते सोचते मैं फिर से नींद की आगोश में चली गई। सुबह श्याम अपनी प्यारी मुस्कान के साथ मुझे जगाने लगा। उठ जाइए मैडम जी, ये दिल्ली नहीं है कि चादर तान कर आराम से सोती रहोगी। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली तो देखा वह बिस्तर से उठकर अपने कपड़े निकाल रहा था। उसने कहा, तुम्हारा सामान ड्रेसिंग रूम में रखा है, वही पहनना। यह कहकर वह वॉशरूम चला गया। मैं बिस्तर से उठी और सोचने लगी कि शायद रात की बात मेरा वहम थी। ड्रेसिंग रूम में गई जो मेरे ही कमरे में था। वहाँ इतना भारी भरकम जोड़ा देखकर मेरी आंखें फटी रह गईं। फ्रेश होने के बाद मैंने मुश्किल से वो कपड़े पहने। श्याम तब तक कमरे से जा चुका था। तभी कुछ लड़कियां मेरे कमरे में आईं और मुझे जेवर पहनाकर तैयार करने लगीं। जब मैं सज धज कर बाहर आई तो मेरे जेठ जी कुर्सी पर बैठे थे। मुझे देखकर वे मुस्कुराए और पास आकर मुझ पर हजारों के नोटों की बारिश कर मेरा स्वागत किया। फिर मुझे बाहर ले गए, जहां गांव की औरतें मेरी एक झलक देखने के लिए धूप और गर्मी में घंटों से इंतजार कर रही थीं। जेठ जी ने कहा, ये हमारे घर की नई मालकिन है, श्याम की पत्नी। सभी औरतें मुझे नमस्ते करने लगीं। मैं डर और तेज धूप की वजह से ज्यादा देर रुक न सकी। जल्दी जल्दी कमरे में लौटी और एसी चालू कर बैठ गई। पूरा दिन लोगों का आना जाना लगा रहा। श्याम से मेरी मुलाकात सिर्फ रात को हुई, वरना वह दिन भर पुरुषों के साथ ही व्यस्त रहता था। गांव के रीति रिवाज कुछ अलग ही होते हैं। यहाँ पति पत्नी एक दूसरे के साथ कम और दूसरों के साथ ज्यादा वक्त बिताते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। दिन भर की थकान से मैं चूर थी, इसलिए देर रात ही मुझे नींद आई। श्याम मुझे देखकर बोला, गांव का माहौल तुम्हें परेशान कर रहा है न?
उसकी आंखों में प्यार था। मैंने आंखें खोली, हल्का सा मुस्कुराई और कहा, श्याम, बस जल्दी से दिल्ली वापस चलने की सोचो। मुझे इस माहौल की आदत नहीं। मेरी बात सुनकर श्याम की मुस्कान जैसे गायब हो गई। वह बिस्तर पर टेक लगाकर बैठ गया और बोला, अभी तो ये मुमकिन नहीं, पर मैं कोशिश करूंगा। मैं नींद में थी, लेकिन उसकी बात सुनकर पूरी तरह जाग गई और उसे घूरने लगी। श्याम, तुम जानते हो, मैं गांव में 2 दिन से ज्यादा नहीं रह सकती। यहाँ का पहनावा, रहन सहन, सब कुछ मुझे घुटन देता है। मेरी बात सुनकर वह गहरी सोच में डूब गया। उसने सिगरेट निकाली, लाइटर से जलाया और पीने लगा। मैं थकान और नींद के मारे फिर सो गई। रात को अचानक एक लड़की की चीख से मेरी नींद टूटी। मैं तुरंत उठकर बैठ गई और श्याम को झकझोरा। श्याम, कोई चिल्ला रहा है। वह नींद में था, लेकिन मेरी बात सुनकर बोला, कैसी आवाज? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मैं हैरान थी। मुझे साफ साफ एक लड़की की चीख सुनाई दे रही थी, लेकिन श्याम को कुछ नहीं सुन रहा था। मैंने फिर कहा, तुम्हें सचमुच ये लड़की की आवाज नहीं सुनाई दे रही? वह बोला, नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा। मुझे नींद आ रही है, परेशान मत करो। यह कहकर वह फिर सो गया। मेरा डर से बुरा हाल था। क्या ये आवाजें सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी? क्या ये कोई भूत प्रेत था? यह सोचकर मैं कांपने लगी। डर के मारे मैं श्याम से चिपक कर लेट गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब मैं इस हवेली में एक पल भी नहीं रुकना चाहती थी। मुझे भूतों से बहुत डर लगता था। अगली सुबह मैंने श्याम से दिल्ली वापस जाने की जिद शुरू कर दी। मुझे डर लग रहा है श्याम, 2 दिन से मुझे किसी लड़की की चीख सुनाई दे रही है, जैसे कोई मदद मांग रही हो। मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं इतनी डरी हुई थी कि अब रोने को थी। श्याम मुझे ध्यान से देख रहा था, लेकिन बार बार नजरें चुरा रहा था। फिर बोला, वर्षों से इस हवेली में ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं। तुम्हें भी वैसी ही सुनाई दे रही होंगी, लेकिन वो आत्माएं कभी नुकसान नहीं पहुंचाती। अगर ऐसा होता तो क्या मेरी भाभियां यहाँ रह पाती? मुझे श्याम की किसी भी बात से सुकून नहीं मिल रहा था। मैं बस दिल्ली जाने का इंतजार कर रही थी। सुबह नाश्ते के वक्त मेरे जेठ जी ने श्याम से पूछा, तुम दिल्ली वापस कब जा रहे हो? यह सुनकर श्याम का चाय का कप हाथ में ही अटक गया। मैं मन ही मन खुश थी कि किसी ने तो हमें गांव से दिल्ली भेजने की बात सोची। श्याम ने हकलाते हुए कहा, भैया, जैसा आप कहें। वह अपने बड़े भाई से बहुत डरता था। जेठ जी ने खाना शुरू करते हुए कहा, आज शाम तक मुंबई जाने की तैयारी करो। वहाँ का काम देखो। मैं तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। मैंने जल्दी से चाय खत्म की और कुर्सी पीछे खींचकर खड़ी हो गई। तभी जेठ जी बोले, बहू, आज तुमने नाश्ता ठीक से क्यों नहीं किया? मैंने कहा, मुझे अपनी और श्याम की पैकिंग करनी है। शाम तक जाना है, वक्त निकल जाएगा। मेरी बात सुनकर जेठ जी ने श्याम को घूरा और बोले, तुमने बहू को नहीं बताया कि अब वह हवेली में ही रहेगी? यह बात मेरे दिल पर चोट की तरह लगी। मैं स्तब्ध होकर श्याम की ओर देखने लगी। वह बोला, मैं भूल गया था भैया। जेठ जी ने फिर मुझे देखकर कहा, बेटा, तुम अब हमारी इज्जत हो। हमारे घर की औरतें हवेली से बाहर कम जाती हैं। तुम यहीं रहोगी, दिल्ली सिर्फ श्याम जाएगा। यह सुनकर मैं सन्न रह गई। श्याम ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उसने तो कहा था कि कुछ वक्त गांव में रहना होगा, फिर वह मुझे मुंबई ले जाएगा। गुस्से में मैं उठकर कमरे में चली गई। मुझे धोखा दिया गया था। थोड़ी देर बाद श्याम कमरे में आया। मैं रोते हुए चिल्लाई, मुझे इस भूतिया हवेली में नहीं रहना। तुमने मुझसे झूठ बोला कि हम दिल्ली में रहेंगे। जाओ, अपने भाई से कह दो। वह मेरे पास बैठ गया और बड़े प्यार से बोला, मैं तुम्हें अभी मुंबई नहीं ले जा सकता। बस कुछ महीने यहाँ रहो, जैसा यहाँ की औरतें रहती हैं। फिर मैं तुम्हें दिल्ली ले जाऊंगा। मैंने कहा, मैं तुम्हारे बिना यहाँ नहीं रहूंगी। रात को वो चीखें मेरी जान निकाल देती हैं। मुझे बहुत डर लगता है। वह बोला, तुम उन चीखों पर ध्यान मत दो। जो भी है वह तुम्हें कुछ नहीं करेगा, यह मैं वादा करता हूँ। तुम बस कैमरा हमेशा लॉक रखना और रात को बिल्कुल बाहर मत निकलना। उसकी बातों ने मुझे डरा दिया था। मैंने कहा, मैं इस कमरे में अकेले रात को नहीं सो सकती। श्याम कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं भाई से कहकर एक नौकरानी का इंतजाम करवा दूंगा। वो रात को तुम्हारे साथ इस कमरे में रहेगी। बस तुम ये कोशिश करना कि भाई को तुमसे कोई शिकायत न हो। मैंने सिर्फ सिर हिलाया। शाम को श्याम दिल्ली के लिए निकल गया और मैं अकेली रह गई। रात को एक नौकरानी मेरे कमरे में आई। उसने जमीन पर अपना बिस्तर बिछाया और लेट गई। रात में जब चीखों की आवाज आई
मेरी आंखें खुल गईं। मैंने गौर किया कि जब भी वो चीखें सुनाई देती, नौकरानी भी करवटें बदलती रहती थी। मुझे शक हुआ कि शायद वो भी ये आवाजें सुन रही है। मैंने कई बार उससे चीखों के बारे में पूछा, लेकिन उसके चेहरे का रंग उड़ जाता। वो डरकर सिर हिलाने लगती और कहती, मैंने ऐसी कोई आवाज नहीं सुनी। उसके डर से मुझे अंदाजा हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि तुम भी वो आवाजें सुनती हो। मेरी बात सुनकर वो मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी और बोली, इस बात का जिक्र हवेली में किसी से मत करना, वरना बहुत बवाल हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। मैंने सोच लिया कि मुझे इस रहस्य का पता लगाना है। उस रात जब फिर से चीखें सुनाई दी, मैंने ठान लिया कि सच्चाई का पता लगाकर रहूंगी। मुझे यकीन हो चुका था कि ये भूत प्रेत का मामला नहीं है। चीखें सुनकर मैं उठी और दबे पांव अपने कमरे के दरवाजे तक गई। धीरे से दरवाजा खोला। आवाज ऊपर की मंजिल से आ रही थी। मैं धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंची। वहां आवाजें और साफ सुनाई देने लगी। मैं उन आवाजों का पीछा करते हुए आगे बढ़ी। सामने जो कमरा दिखा, उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। ये तो मेरे जेठ जी राजीव का कमरा था, जहाँ से वो चीखें आ रही थीं। मेरे चेहरे का रंग उड़ चुका था। मैं तुरंत नीचे लौटी और अपने कमरे में आकर अपनी तेज धड़कनों को काबू करने लगी। राजीव के कमरे से आ रही उन आवाजों ने मुझे स्तब्ध कर दिया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसे हो सकते हैं। उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी और उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की थी। दुनिया के सामने वो इतने बड़े इंसान थे, फिर ये आवाजें? मैं खुद से ही सवाल करने लगी। मेरे दिल में उनके लिए बहुत इज्जत था। मैं उनके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अपने बिस्तर पर बैठकर रोने लगी। मेरा जेठ औरतों के साथ? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? गांव वाले तो उनकी इतनी इज्जत करते हैं। फिर ये सब क्या था? ये उनका कौन सा चेहरा था जो मैंने आज अपनी आंखों से देखा? पूरी रात मैं जागती रही, क्योंकि उनके बारे में ऐसा सोचना मेरे लिए असंभव था। सुबह नाश्ते पर वो ऐसे बैठे थे जैसे कुछ हुआ ही न हो। मेरी आंखों में देखकर चाय पीते हुए खाना खाने लगे। श्याम ने मेरी बहू से फोन पर बात नहीं की थी। मेरी आंखें रो रो कर सूज गई थी। उनकी बात पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस खुद ही मुस्कुराने लगी। फिर वो बोले, श्याम वहाँ बहुत व्यस्त है, शायद इसलिए फोन नहीं कर पाया। मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आज तो उनकी शक्ल देखने का भी मन नहीं कर रहा था। कैसा दोगला इंसान था। दिन में नकाबपोश रमदिल बनकर रहता था और रात को ये सोचकर ही मेरा शरीर कांपने लगता था। मैंने ठान लिया था कि अब उनका पर्दाफाश करके रहूंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत मोल लेने जा रही हूँ। रात को जब मैंने वही आवाज फिर सुनी तो मैं उस कमरे के बाहर चली गई। हॉल में झांक कर देखा तो एक 15 साल की लड़की थी, गांव की। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। वो हाथ जोड़कर अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी, चिल्ला रही थी। लेकिन मेरे जेठ ने बेरहमी से उसका दुपट्टा उतार कर फेंक दिया। मैं और नहीं देख पाई। किसी तरह वो रात काटी। सुबह होते ही मैंने श्याम को फोन किया और कहा, तुमने मुझे इतना बड़ा झूठ बोला। तुमने कहा कि हवेली में आत्माएं हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो आवाजें गांव की मासूम लड़कियों की हैं, जो तुम्हारे पिता जैसे भाई की हवस का शिकार बन रही हैं। मैंने जो मन में था सब श्याम से कह डाला। मेरी बात सुनकर वो गुस्से में आ गया और चिल्लाने लगा, अपनी जुबान बंद रखो, जैसे हवेली के बाकी लोग रखते हैं, वरना तुम्हें राजीव की ताकत का अंदाजा नहीं। वो तुम्हें जान से मार डालेंगे। श्याम की बात सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। मतलब वो अपने भाई के बारे में सब कुछ पहले से जानता था और उसका साथ दे रहा था। मैंने फोन काट दिया। बुराई देखकर चुप रहना मेरे बस की बात नहीं थी। मुझे बस एक सबूत चाहिए था, क्योंकि यहाँ कोई भी राजीव के खिलाफ एक शब्द बोलने को तैयार नहीं था। मैंने रात होने से पहले बीमारी का बहाना बनाया और अपना कैमरा लॉक करके कमरे में बंद हो गई। मैं जानती थी कि राजीव कब ऊपर जाता है, इसलिए मैं अपनी खिड़की से बाहर निकली और पाइपलाइन के सहारे ऊपर चढ़ गई। राजीव के कमरे की खिड़की खुली थी। मैं उस खिड़की से अंदर पहुंच गई। कमरा किसी दुल्हन के कमरे की तरह सजा था। मैं खिड़की के पास एक कोने में छिप गई। रात के 1 बजे राजीव अपने कमरे में दाखिल हुआ और सामने के सोफे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसका नौकर
थरथराते हुए शराब की बोतल लेकर आया और टेबल पर रख दी। मैंने चुपके से अपने मोबाइल का कैमरा चालू कर लिया। अचानक एक 14 साल की मासूम सी लड़की कमरे में आई। वह चीख रही थी, बार बार कह रही थी कि उसे अपने घरवालों के पास जाना है। नौकर ने उसे जबरदस्ती कमरे में धकेला, दरवाजा बंद किया और चला गया। राजीव आराम से सोफे पर बैठा उस लड़की का तमाशा देख रहा था, जो रो रही थी, दरवाजा पीट रही थी और मदद की गुहार लगा रही थी। उसकी चीखें हवेली की मोटी दीवारों में गूंज रही थी, लेकिन वहां के लोग इस अत्याचार पर खामोश थे। जब लड़की दरवाजा पीटकर थक गई, तो वह राजीव के पास आई, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, राजीव साहब, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ, मुझ पर दया करो। उसकी बात सुनकर राजीव गुस्से में खड़ा हुआ। उसने लड़की के बाल पकड़े और गुस्से से बोला, किसी जाट की लड़की में इतनी हिम्मत कि मेरे सामने जुबान चलाए? मैं तुझे दिखाता हूँ कि मेरे सामने बोलने वालों का क्या हाल होता है। यह कहकर उसने लड़की को जोर से जमीन पर पटक दिया और उसकी गर्दन पर अपने पैर से दबाव डालने लगा। लड़की दर्द से तड़प रही थी। मैं यह सब देखकर सिहर उठी, लेकिन खुद को किसी तरह काबू में रखा। फिर राजीव ने उसे बिस्तर पर फेंका और सिगरेट जलाकर लड़की के चेहरे पर लगाने लगा। लड़की की चीख के साथ मेरी भी चीख निकल गई। मेरी आवाज सुनकर राजीव चौंक गया और पीछे हटा। उसे शक हो गया कि कमरे में कोई और भी है। इससे पहले कि वह मुझे ढूंढता, मैं खिड़की से बाहर कूद गई। शायद उसने मुझे देख लिया था, क्योंकि मैं कोई पेशेवर जासूस नहीं थी, बस एक साधारण लड़की थी। मैं जिस रास्ते से आई थी, उसी रास्ते से नीचे उतरी, लेकिन हवेली के पीछे चली गई। वहां मैं एक झाड़ी में छिप गई। हवेली में हलचल मच गई थी। कई नौकर मशालें लेकर मुझे ढूंढने लगे। उनकी कदमों की आवाज से मैं डर के मारे सांस लेना भूल गई थी। मुझे लगा कि अब मैं पकड़ी जाऊंगी। थोड़ी देर बाद नौकर चले गए और मैंने राहत की सांस ली। मैंने एक बड़े पेड़ पर चढ़ना शुरू किया, जो हवेली की दीवार से सटा था। पेड़ के सहारे मैंने दीवार के दूसरी तरफ देखा, वहां घना जंगल था। मैंने हिम्मत जुटाई और जंगल में कूद गई। मुझे नहीं पता था कि जंगल पार करने के बाद मैं कहां पहुंचूंगी, लेकिन मैं बस भागती रही। सुबह होने तक मैं भागती रही। जैसे ही हल्की हल्की रोशनी फैली, मैं सड़क पर पहुंच चुकी थी। उसी वक्त एक बस दिल्ली जाने के लिए वहां से गुजर रही थी। मैं फौरन उसमें सवार हो गई। पूरे रास्ते मैंने अपने चेहरे को दुपट्टे से ढक कर रखा। दिल्ली पहुंचते ही मैंने अपने पापा के दोस्त, जो एक आईपीएस अधिकारी थे, को वह वीडियो दिखाया। मेरी वजह से गांव के उस घिनौने खेल का अंत हुआ। राजीव और श्याम दोनों पकड़े गए। वे लोग गांव की कम उम्र की लड़कियों के साथ गलत काम करके उन्हें विदेश भेज देते थे और कुछ को मार डालते थे। मेरे पति भी दिल्ली से यही गंदा काम करते थे और इसलिए वे मुझे अपने साथ नहीं ले गए थे। मैंने अब श्याम से तलाक ले लिया था, क्योंकि मैं ऐसे इंसान के साथ जिंदगी नहीं बिता सकती थी। मुझे इस बात की खुशी थी कि मेरी वजह से कई लड़कियों की जिंदगी बच गई थी। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, ताकि अगली कहानी सबसे पहले